जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स में चैप्टर किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र के बारे में आप लोगों को आज बताऊंगी। दोस्तों देखिए, हमारा जो क्लास 12 में फिजिक्स होता है तो वह दो पार्ट में होता है। तो दोस्तों यह भाग 2 का हमारा पहला चैप्टर है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। और पार्ट एक में हमारा पहला चैप्टर था विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, और जबकि इसमें हमारा किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र है। तो आज हम इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों आप लोग हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर लीजिए ताकि वे लोग भी हमारे इस वीडियो को देख लें। और दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो बोर्ड एग्जाम परीक्षा 2025 के लिए, जो स्टूडेंट क्लास 12 में 2025 में बोर्ड एग्जाम की परीक्षा देने वाले हैं उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला देखिए है, यहाँ पे पहला हमारा टॉपिक दिया है, क्या हेडिंग दिया है, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन किसको है तो उसको हम समझेंगे। तो रेखीय आवर्धन किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे हमारा परिभाषा हो जाएगा, दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई L तथा वस्तु की लंबाई O का अनुपात प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहलाता है। देखिए दोस्तों हमारा क्या दिया है कि दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई L तथा वस्तु की लंबाई O का अनुपात प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, रेखीय आवर्धन को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो रेखीय आवर्धन स्मॉल m बराबर हो जाएगा L अपान O, क्योंकि उसका परिभाषा ही होता है कि प्रतिबिंब की लंबाई L तथा वस्तु की लंबाई O के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा m बराबर L अपान O, और वह बराबर होता है -v अपान u। देखिए दोस्तों, रेखीय आवर्धन m बराबर होता है I अपान O। यह हमारा प्रतिबिंब की लंबाई है और यह वस्तु की लंबाई है, और यह बराबर होता है -v अपान u। अब v हमारा प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी है, और u हमारा वस्तु की दूरी है। तो इसको हम लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, यह प्रतिबिंब की लंबाई, यह वस्तु की लंबाई, यह प्रतिबिंब की दूरी, यह वस्तु की दूरी है। हम यहाँ पे लिख देंगे, जहाँ आई हमारा प्रतिबिंब की लंबाई है, जहाँ आई हमारा प्रतिबिंब की लंबाई है, जहाँ आई प्रतिबिंब की लंबाई, वो हमारा वस्तु की लंबाई, वो वस्तु की लंबाई, और v हमारा प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है। v हमारा प्रतिबिंब की दूरी है, और u हमारा, देखिए दोस्तों, u हमारा वस्तु की दूरी हो जाएगा, u वस्तु की दूरी है, तो u हो जाएगा वस्तु की दूरी। तो देखिए दोस्तों, रेखीय आवर्धन m बराबर होता है I अपान O इक्वल टू -v अपान u। यदि हमें कोई क्वेश्चन दिया हो और उसमें 3 का मान दिया हो और 1 का मान निकालना हो, तो हम इसी फार्मूले का यूज करके उसका मान बहुत आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। तो रेखीय आवर्धन m बराबर होता है I अपान O इक्वल टू -v अपान u। अब दोस्तों मैंने आप लोगों को बता भी दिया है कि I हमारा प्रतिबिंब की लंबाई है, O वस्तु की लंबाई, v प्रतिबिंब की दूरी, और u वस्तु की दूरी है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को रेखीय आवर्धन और उससे संबंधित फार्मूला बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और इसमें प्रयुक्त संकेतों का अर्थ भी आप लोगों को पता चल गया होगा कि I हमारा क्या है, O क्या है, v और u क्या है। तो दोस्तों रेखीय आवर्धन का परिभाषा ही है कि प्रतिबिंब की लंबाई I अपान वस्तु की लंबाई O का अनुपात ही हमारा रेखीय आवर्धन यानी कि m कहलाता है। दोस्तों अब हम लोग आगे देखेंगे। तो हमारा अगला क्या है, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल c तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल v के अनुपात के बराबर होता है। देखिए दोस्तों, हमारा दिया है कि किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। यदि हमें निरपेक्ष अपवर्तनांक पूछे कि निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल c तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल v की अनुपात को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, और निरपेक्ष अपवर्तनांक को n से दर्शाते हैं। तो n बराबर हो जाएगा c अपान v। देखिए दोस्तों, निरपेक्ष अपवर्तनांक में हो जाएगा फार्मूला n बराबर c अपान v। n हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक है, जहाँ n हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक है, n हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा।
सी है प्रकाश की चाल, सी है प्रकाश की चाल, और वी है माध्यम में प्रकाश का वेग। माध्यम में हमारा हो जाएगा माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो देखिए दोस्तों, निरपेक्ष अपवर्तनांक का यदि परिभाषा पूछे तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का परिभाषा हो जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल c तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल v की अनुपात को, निर्वात में प्रकाश की चाल c तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल v की अनुपात को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और जबकि निरपेक्ष अपवर्तनांक n बराबर हो जाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक n बराबर हो जाएगा c अपान v, और जहाँ पे n हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक है, c प्रकाश की चाल और v माध्यम में प्रकाश की चाल हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को दूसरा टॉपिक यानी कि निरपेक्ष अपवर्तनांक और उससे संबंधित फार्मूला और उसमें प्रयुक्त संकेतों का अर्थ आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर अब हम आगे देखेंगे। तो हमारे आगे क्या है दोस्तों, देखिए फिर हमारा अगला दिया है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी कि WNG बराबर हो जाएगा ANG अपान ANW। अब देखिए दोस्तों, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक का फार्मूला WNG बराबर हो जाएगा ANG अपान ANW। अब ANG हमारा है y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और ANW है y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। दोस्तों फिर हमारा अगला है WNG, मतलब कि WNG जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। देखिए दोस्तों, हमारा अगला दिया है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी कि WNG बराबर हो जाएगा ANG अपान ANW। देखिए दोस्तों, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WNG बराबर हो जाएगा ANG अपान ANW। अब हमारा जहाँ पे ANG है y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसको लिख देंगे y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ANG हमारा दोस्तों y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और हमारा ANW है y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, y के सापेक्ष जल का y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो देखिए दोस्तों, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WNG बराबर हमारा हो जाएगा ANG अपान ANW। अब ANG हमारा y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है और ANW हमारा y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है। अब दोस्तों हम आगे देखेंगे तो हमारा अगला क्या दिया है, यहाँ पे दिया है यदि पहले तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चालें क्रमशः V1 व V2 हैं और तरंगदैर्घ्य λ1 और λ2 हो तो तब 1n2 इक्वल टू V1 अपान V2 इक्वल टू λ1 अपान λ2 इक्वल टू n2 अपान n1। देखिए दोस्तों, हमारा दिया है यदि पहले माध्यम तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्रमशः V1 V2 और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्रमशः λ1 व λ2 हो तो 1n2 मतलब कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा V1 अपान V2 इक्वल टू λ1 अपान λ2 इक्वल टू n2 अपान n1। अब दोस्तों तीनों दिया है तो इसी में से किसी दो का मान देकर हमारा तीसरा पूछा जाता है, तो हम इसी फार्मूले का यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमारा अगला टॉपिक क्या दिया है कि गोली अवतल अथवा उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। गोली अवतल या उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र हमारा हो जाएगा n2 अपान v माइनस n1 अपान u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान में r। देखिए दोस्तों, गोली अवतल या उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का फार्मूला हो जाएगा n2 अपान v माइनस n1 अपान u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान r। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या दिया हम। तो हमारा क्या दिया है, गोली अवतल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का फार्मूला, गोली
गोली अवतल या उत्तल, गोली अवतल या उत्तल, उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र। तो दोस्तों अपवर्तन का सूत्र हो जाएगा n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान में r हो जाएगा। देखिए दोस्तों गोली अवतल या उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश की अपवर्तन का फार्मूला हो जाएगा n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान r। अब देखिए दोस्तों n2 हमारा दूसरा अपवर्तनांक है और n1 हमारा पहला अपवर्तनांक है और कैपिटल R वक्रता त्रिज्या है। अब यहाँ पे लिख देंगे हम जो जो नहीं पता आप लोगों को, तो कैपिटल R हमारा वक्रता त्रिज्या है, कैपिटल R वक्रता त्रिज्या है और v है प्रतिबिंब की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी है, v हमारा देखिए दोस्तों प्रतिबिंब की दूरी है और u वस्तु की दूरी है, u वस्तु की दूरी है और v प्रतिबिंब की दूरी है। और n1 और n2 आप लोग जानते हैं n1 हमारा पहला अपवर्तनांक है और n2 हमारा दूसरा अपवर्तनांक है। तो देखिए दोस्तों जब भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे तो आप लोग, और यह ही बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है और इस फार्मूले का डेरिवेशन भी पूछा जाता है दोस्तों। तो मैं डेरिवेशन गोली अवतल या उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का फार्मूला का डेरिवेशन आप लोगों को जरूर कराऊंगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है गोली अवतल या उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र हमारा हो जाएगा n2/v माइनस में n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान में r। अब देखिए दोस्तों जहाँ r हमारा वक्रता त्रिज्या होता है, v प्रतिबिंब की दूरी है और u हमारा वस्तु की दूरी हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे तो हमारा आगे यहाँ पे दिया है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। हमारा अगला दिया है पतले लेंस के लिए प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। तो देखिए दोस्तों इसका फार्मूला हो जाएगा 1/f इक्वल टू n1 माइनस में 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखिए दोस्तों इसमें दिया हम पतले लेंसों की फोकस दूरी अधिक तथा मोटो लेंसों की फोकस दूरी कम होती है। देखिए दोस्तों यदि आप लोगों को पूछे कि पतले या मोटे में से किसकी फोकस दूरी अधिक होती है, तो देखिए दोस्तों पतले लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है जबकि मोटे लेंस की फोकस दूरी कम होती है। अब यहाँ पे दिया है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र हमारा है 1/f इक्वल टू n1 माइनस में 1 फिर 1/r1 माइनस में 1/r2 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों पतले लेंस के लिए प्रकाश के अपवर्तन का फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे पतले लेंस के लिए प्रकाश के अपवर्तन का फार्मूला। पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र, पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र तो हो जाएगा 1/f इक्वल टू n माइनस में 1 1/r1 माइनस में 1/r2। देखिए दोस्तों पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र हो जाएगा 1/f इक्वल टू n माइनस में 1 1/r1 माइनस में 1/r2। पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र हो जाएगा 1/f इक्वल टू n माइनस में 1 1/r1 माइनस में 1/r2। अब देखिए दोस्तों यहाँ हम प्रयुक्त संकेतों के अर्थ को जानेंगे। तो जहाँ पे हमारा f हो जाएगा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f हमारा हो जाएगा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। और हमारा f1 हो जाएगा, f1 नहीं r1 हमारा हो जाएगा प्रथम वक्रता त्रिज्या, प्रथम वक्रता त्रिज्या या फिर अवतल लेंस की वक्रता त्रिज्या। और R2 हमारा उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या हो जाएगा या फिर द्वितीय वक्रता त्रिज्या, इसको हम कह सकते हैं द्वितीय वक्रता त्रिज्या या उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या, द्वितीय वक्रता त्रिज्या। और दोस्तों n हमारा हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तनांक, n हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तनांक।
तो दोस्तों प्रकाश के पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र का फार्मूला हो जाएगा 1/f इक्वल टू n माइनस में 1/r1 माइनस में 1/r2। पतले लेंस की अपवर्तन का सूत्र हो जाएगा 1/f इक्वल टू n माइनस में 1/r1 माइनस में 1/r2। अब जहाँ पर f हमारा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी और r1 प्रथम वक्र त्रिज्या या फिर हम अवतल लेंस की वक्र त्रिज्या कह सकते हैं और r2 हमारा उत्तल लेंस की वक्र त्रिज्या या फिर द्वितीय वक्र त्रिज्या हो जाएगा और n हमारा प्रकाश का अपवर्तनांक दिया है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह फार्मूला हमारा समझ में आया होगा और इसमें प्रयुक्त संकेतों को अर्थ भी पता चला गया होगा। फिर हमारा अगला देखिए दोस्तों है, अगला हमारा दिया है वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं तो उससे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों इसमें हम लिखेंगे वर्ण विक्षेपण की क्षमता। तो इसकी परिभाषा पहले लिखेंगे, किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता उस माध्यम से बने पतले प्रिज्म द्वारा लाल तथा बैंगनी रंगों की प्रकाश की किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा तथा माध्य प्रकाश यानी कि पीली किरण के उत्पन्न विचलन डेल्टा वाई के अनुपात के रूप में परिभाषित की जाती है। इसी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। देखिए दोस्तों हमारा परिभाषा क्या हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण क्षमता की किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता उस माध्यम से बने पतले प्रिज्म द्वारा लाल तथा बैंगनी रंगों की प्रकाश किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा तथा माध्य प्रकाश यानी कि पीली किरण के लिए उत्पन्न डेल्टा वाई के अनुपात के रूप में परिभाषित की जाती है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए दोस्तों ओमेगा बराबर हो जाएगा डेल्टा थीटा अपान डेल्टा वाई और थीटा को हम डेल वी माइनस डेल आर अपान डेल्टा वाई लिख सकते हैं। डेल वी मतलब कि यह हमारा देखिए दोस्तों बैंगनी रंग की वर्ण विक्षेपण हम और यह वर्ण विक्षेपण क्षमता और डेल्टा आर हमारा लाल रंग की वर्ण विक्षेपण क्षमता और डेल्टा वाई हमारा पीला रंग की, वाई से वैलेट आर से रेड और वाई से येलो हो जाएगा और यह हमारा बराबर होता है एन बी माइनस एन आर अपान में एन वाई माइनस में 1 लिख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को वर्ण विक्षेपण क्षमता का परिभाषा और उसका फार्मूला भी समझ में आया होगा। दोस्तों हमारा अगला देखिए आगे दिया है खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो देखिए दोस्तों खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता में हमारा पहला टॉपिक क्या दिया है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बना हो। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बना हो तो स्मॉल एम नहीं कैपिटल एम इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ ओ अपान एफ ई द्वारा। देखिए दोस्तों जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता एम इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ ओ अपान एफ ई। और यदि दूरदर्शी की लंबाई पूछे तो दूरदर्शी की लंबाई का फार्मूला हो जाएगा एफ ओ प्लस में एफ ई। तो देखिए दोस्तों खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बना हो तो उसका फार्मूला एम इक्वल टू कैपिटल एम इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ ओ अपान एफ ई। और यदि हमें दूरदर्शी की लंबाई पूछे तो दूरदर्शी की लंबाई बराबर हो जाएगा एफ ओ प्लस में एफ ई। और फिर उसके बाद हमारा दूसरा जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना हो। जब अंतिम प्रतिबिंब तो दोस्तों जब अनंत प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना हो तो उसका फार्मूला हो जाएगा कैपिटल एम इक्वल टू माइनस एफ ओ अपान एफ ई ब्रैकेट में 1 प्लस एफ ई अपान डी। जब न्यूनतम दूरी पर बना हो तो स्मॉल एम कैपिटल एम बराबर हो जाएगा माइनस एफ ओ अपान एफ ई ब्रैकेट में 1 प्लस एफ ई अपान डी। और देखिए दोस्तों इसमें यदि दूरदर्शी की लंबाई पूछे तो दूरदर्शी की लंबाई इसमें भी हो जाएगा एफ ओ प्लस में एफ ई। तो दोस्तों आगे मैं आप लोगों को अब देखिए क्वेश्चन बताऊंगी। अब मैंने आप लोगों को सभी फार्मूले और परिभाषा को बता दिया है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारा देखिए अब दिया है बहुविकल्पी क्वेश्चन। पहले हम आप लोगों को बहुविकल्पी क्वेश्चन बताएंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, यदि किसी माध्यम में निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री है तो माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए।
देखिए दोस्तों, यदि किसी माध्यम में निर्वात में संपूर्ण प्रकाश के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री है तो माध्यम में प्रकाश का वेग ज्ञात करना है। अब क्रांति कोण C का मान हमें दिया है, तो देखिए दोस्तों हम पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्रांति कोण हमारा दिया है, क्रांति कोण C बराबर दिया है 30 डिग्री और माध्यम में प्रकाश का वेग यानी कि v का मान हमें बताना है। तो होता है, देखिए दोस्तों n, तो देखिए दोस्तों होता है n बराबर हमारा होता है 1/sin−1 C देता है और sin−1 C का मान हमें दिया है 30 डिग्री। तो यहाँ से हम पहले अपवर्तनांक n का मान निकालेंगे, तो n बराबर हो जाएगा 1/sin−30 डिग्री। 1/sin n बराबर होता है इनवर्स बटे में आने के बाद इनवर्स हमारा हट जाएगा n/sin30 डिग्री। तो sin30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो हम जब n का मान निकालेंगे 1/2 यानी कि 2 हमारा ऊपर गुणा हो जाएगा, तो n का मान हमारा 2 आ गया। देखिए दोस्तों अपवर्तनांक n का मान हमारा 2 आ गया। देखिए दोस्तों हमें sin C का मान यानी कि क्रांति कोण sin C का मान हमें 30 डिग्री दिया है, तो हम पहले वहां से अपवर्तनांक n का मान निकालेंगे। तो अपवर्तनांक n बराबर हमारा होता है 1/sin C। तो n बराबर हो जाएगा 1/sin30 का मान हमें 30 डिग्री, तो n बराबर 1/sin30 डिग्री और sin30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो n बराबर यहाँ से निकल जाएगा हमारा 2, n बराबर 2 हो जाएगा। तो अब हम प्रकाश का वेग निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने आप लोगों को अभी फार्मूला बताया था कि n बराबर होता है C/v और हमें b का मान निकालना है। तो c का मान हमें पता है, c हमारा देखिए दोस्तों प्रकाश की चाल होता है जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है और n का मान हमें 2 दिया है। तो v बराबर b हमें निकालना है, तो v बराबर हो जाएगा C/n और c का मान 3 × 10⁸ दिया है और n का मान 2 दिया है। अब हम भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5 और × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए दोस्तों यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें प्रकाश का वेग हमें ज्ञात करना था। देखिए हमारा यही पहला क्वेश्चन था। तो माध्यम में प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए। देखिए हमारा दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। वह हमारे में भी उत्तर उतना आया है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया था, यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री है तो माध्यम में प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों हमें क्रांति कोण का मान क्रांति कोण यानी कि sin C का मान 30 डिग्री दिया है और v का मान हमें ज्ञात करना है। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि अपवर्तनांक n बराबर 1/sin C होता है। n बराबर 1/, यदि अपवर्तनांक और क्रांति कोण में संबंध पूछे तो n बराबर 1/sin C होता है। अब हम C की जगह पे 30 डिग्री रख देंगे जो हमारा क्वेश्चन में मान दिया है, तो n बराबर हो जाएगा 1/sin 30 डिग्री। अब sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं। तो n बराबर हमारा हो जाएगा 1/2। अब देखिए दोस्तों 2 हमारा ऊपर गुणा हो जाएगा, तो n बराबर हमारा यहाँ से 2 निकल के आ जाएगा। अब जब हमारा n का मान निकल जाएगा और c का मान हमें पता है 3 × 10⁸ होता है, तो v का मान हम बहुत आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से v बराबर जब हम निकालेंगे तो v बराबर हो जाएगा C/n। c हमारा प्रकाश की चाल है और n हमारा अपवर्तनांक है। तो प्रकाश की चाल का मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और बटे में हमारा n का मान 2 आया है, तो बटे 2। अब 2 से 3 में भाग देंगे तो हो जाएगा 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब हमें वेग ज्ञात करना था, तो हमारा वेग निकल के आ गया 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह हमारा पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यह हमारा बहुविकल्पी क्वेश्चन में है, लेकिन मैंने आप लोगों को इसे सॉल्व करके बता दिया। यदि आप लोग को 5 नंबर में पूछे कि कैसे सॉल्व किया जाता तो आप लोग इसे आसानी से हल कर सकते हैं। दोस्तों आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है किस रंग के लिए, मतलब हमें ज्ञात करना है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए अधिकतम होती है। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन दिया है नीले प्रकाश के लिए, दूसरा है हरे प्रकाश के लिए, तीसरा है पीले प्रकाश के लिए, चौथा है लाल प्रकाश के लिए। तो देखिए दोस्तों उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम हमारा लाल रंग के लिए होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चौथा वाला। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे ज्यादा अधिक लाल प्रकाश के लिए होता है। तो दूसरे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि चौथा हो जाएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी लाल प्रकाश के लिए अधिक होती है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर है तो अपवर्तन कोण होगा। देखिए दोस्तों यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर है तो अपवर्तन कोण हमारा कितना होगा।
तो पहला दिया है 0 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री, तीसरा 90 डिग्री और चौथा हमारा 180 डिग्री है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री। जब सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण 90 डिग्री बन जाएगा। फिर हमारा अगला देखिए दोस्तों है, अगला हमारा यदि विरल तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्रमशः v1 व v2 है तथा सघन माध्यम में क्रांति कोण c है तो इसमें कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। तो देखिए दोस्तों, यदि विरल माध्यम में तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चाल v1 v2 है और क्रांति कोण c है तो हमारा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि v1 इक्वल टू v2 इंटू टेन, नहीं ये वाला नहीं होगा, v1 इंटू v2 इक्वल टू साइन सी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि सरल माध्यम तथा विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्रमशः v1 व v2 है तथा सघन माध्यम में क्रांति कोण c है तो हमारा इसका हो जाएगा v1 इक्वल टू v2 इंटू साइन सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आप सभी लोगों को क्लास 12 के विषय फिजिक्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को बताएंगे, जो कल यानी कि 4 मार्च को पेपर में आएगा, बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप सब लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, देखिए दोस्तों, कूलाम का नियम हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है और यह बोर्ड एग्जाम की परीक्षा से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग कूलाम के नियम को लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे कूलाम के नियमानुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए दोस्तों, कूलाम का नियम, तो इसमें लिखेंगे कूलाम के नियमानुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए दोस्तों, कूलाम का नियम दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो उसे ही हम कूलाम का नियम कहते हैं। दोस्तों, कूलाम के नियम से हम लोग लिखेंगे एफ अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। एफ अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और एफ व्युत्क्रमानुपाती 1/r², इसको समीकरण 2 मान लेंगे। एफ अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और एफ व्युत्क्रमानुपाती 1/r², इसको समीकरण 2 मान लेंगे। दोस्तों, अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से तो हो जाएगा एफ व्युत्क्रमानुपाती Q1 Q2/r², एफ व्युत्क्रमानुपाती Q1 Q2/r²। तो देखिए दोस्तों, जब व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो वहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आ जाएगा, तो हो जाएगा एफ इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r²। एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r²। देखिए दोस्तों, हमें कूलाम के नियम से इसका सूत्र प्राप्त हो गया और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 × 10⁹ कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हमें निकल के आ गया फार्मूला एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r², या फिर हम इसकी जगह पे मान रख देंगे तो हो जाएगा एफ इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। देखिए दोस्तों, हमने कूलाम के नियम से बल का फार्मूला निकाल लिया, तो एफ इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। देखिए दोस्तों, कूलाम के नियम के फार्मूले से भी बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना रहता है। दोस्तों, यदि आपको पूछे कि एप्सिलॉन 0 क्या है, तो हम लोग लिखेंगे एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है
जिसका मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जिसका मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। दोस्तों अब हमारा अगला टॉपिक आज का है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में बहुत बार ही पूछा गया है। तो हम लोग इसकी परिभाषा लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें हम आपको बताएंगे किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर रखे गए धन परीक्षण आवेश Q तथा उस पर कार्य करने वाले बल F के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। देखिए दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में लिखेंगे किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर रखे गए धन परीक्षण आवेश Q तथा उस पर कार्य करने वाले बल F के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E इक्वल टू हो जाएगा F अपान Q। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू F अपान Q। तो दोस्तों इसका मात्रक होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम और इसका बीमा निकालेंगे तो हो जाएगा mLT-3A-1 mLT-3A-1। देखिए दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है। और यदि आपको पूछा जाए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है तो आप लोग लिखेंगे न्यूटन प्रति कूलाम। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा पूछा जाए तो उसकी बीमा होती है mLT-3A-1 mLT-3A-1। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो दोस्तों हम लोग इस डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देखिए यहाँ पर A प्लस Q आवेश यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और यहाँ पे दो बिंदु आवेश लिए हैं। दो बिंदु आवेश A और P हमने लिया है। दो बिंदु आवेश A और P लिया है जिनके बीच की दूरी r मीटर है। दो बिंदु आवेश A और P लिया है जिनके बीच की दूरी r मीटर है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे माना हमारे पास Q कूलाम का एक आवेश है जिसे परावैद्युतांकीय वाले माध्यम में रखा गया है। इस आवेश से r मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। माना हमारे पास Q कूलाम का एक आवेश है जिसे परावैद्युतांकीय वाले माध्यम में रखा गया है। इस आवेश से r मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो हम इसमें लिखेंगे दोस्तों आगे प्लस Q आवेश के कारण स्थित P बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत बल। Q आवेश के कारण स्थित P बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत बल। तो देखिए दोस्तों, कूलाम के नियम से बल बराबर F इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। कूलाम के नियम से F इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। देखिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग Q0 को पक्षांतर कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग Q0 को इसके बटे लिख देंगे तो हो जाएगा F अपान Q0 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 अपान r स्क्वायर। F अपान Q0 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 अपान r स्क्वायर। और देखिए दोस्तों F अपान Q इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र। दोस्तों हम जानते हैं F अपान Q0 इक्वल टू होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 Q1 अपान r स्क्वायर। F अपान Q0 इक्वल टू होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E। तो हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 Q1 अपान r स्क्वायर। दोस्तों हमें बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला निकल के आ गया E इक्वल टू 1/4πε0 Q1 अपान r स्क्वायर। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला E इक्वल टू 1/4πε0 Q1 अपान r स्क्वायर। देखिए दोस्तों, इस डेरिवेशन यानी कि इस फार्मूले से भी संबंधित हमें
न्यूमेरिकल आता है तो आप लोग इस फार्मूले को भी तैयार कर लीजिए। E इक्वल टू 1/4πε0 Q1/r²। दोस्तों अब हमारा अगला वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में हर बार ही पूछा जाता है, तो आप लोग इस डेरिवेशन को जरूर तैयार कर लीजिए। तो हमारा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति। अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति। देखिए दोस्तों, हमको बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछता है कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों पहले हम लोग यहाँ पे इसका फिगर बना लेंगे। तो हमें पहले हमने एक बिंदु आवेश ए से पी तक लिया है और ए और बी के बीच की दूरी 2l और बी और पी के बीच की दूरी r-l और ओ से लेके पी की बीच की दूरी r है और ए से पी तक की दूरी r+l मीटर है। देखिए दोस्तों फिगर में हमने पहले एक बिंदु आवेश से पी लिया है तो ए और पी के बीच की दूरी r+l मीटर है और ए और बी की बीच की दूरी 2l, ओ से पी के बीच की दूरी r मीटर और बी से पी की बीच की दूरी r-l मीटर है। तो दोस्तों हम लोग इसमें लिखेंगे, माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो प्लस क्यू आवेश से तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। जो प्लस क्यू आवेश से तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्पतम दूरी 2l है। जिनके बीच की अल्पतम दूरी 2l मीटर है और उससे P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उससे P बिंदु पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों हम लोग लिखेंगे प्लस क्यू आवेश से दूरी r+l है और माइनस क्यू आवेश से दूरी r-l मीटर है। प्लस क्यू आवेश से दूरी r+l है और माइनस क्यू आवेश से दूरी r-l है। देखिए दोस्तों प्लस क्यू आवेश से दूरी r+l मीटर है और माइनस क्यू आवेश से दूरी r-l है। तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q/r+l का होल स्क्वायर। E1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q/r+l का होल स्क्वायर। फिर हम लोग इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हो जाएगा E2 इक्वल टू 1/4πε0 Q/r-l का होल स्क्वायर। E2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q/r-l का होल स्क्वायर। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो आगे लिखेंगे तो परिमाणी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू हो जाएगा E1। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू E2 माइनस E1। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू हो जाएगा E2 माइनस E1। यानी कि हम लोग E2 में से E1 को घटा देंगे तो हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकल आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे E1 इक्वल टू 1/4πε0 Q/r-l का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q/r+l का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों अब हम दोनों में से 1/4πε0 इंटू Q को कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q। कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 1/r-l का होल स्क्वायर माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर। तो दोस्तों अब हम लोग इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/4πε0 Q। ब्रैकेट में यहाँ पे इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा r+l का होल स्क्वायर माइनस r-l का होल स्क्वायर अपान r की घात 4 माइनस l की घात 4। देखिए दोस्तों यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर है। तो जब इसका मल्टीपल होगा तो आ जाएगा r की घात 4 माइनस l की घात 4।
दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे लिखेंगे 1/4πε0 Q और ब्रैकेट में हो जाएगा, इसको जब a प्लस बी के फार्मूले पे तोड़ देंगे तो हो जाएगा r² प्लस यल स्क्वायर प्लस 2rl, फिर माइनस इसको करेंगे तो अंदर माइनस का गुणा भी कर देंगे तो हो जाएगा -r² माइनस यल स्क्वायर प्लस 2rl अपान r की घात 4 माइनस यल की घात 4। देखिए दोस्तों यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस में, यहाँ आर स्क्वायर माइनस में, तो इससे ये कट जाएगा और यल स्क्वायर से माइनस यल स्क्वायर दोनों कट जाएगा। तो हमारा आगे बचेगा =1/4πε0 Q इंटू ब्रैकेट में 4rl अपान r की घात 4 माइनस यल की घात 4। तो देखिए दोस्तों 4rl को हम लोग 2ql इंटू 2l लिख सकते हैं, 2ql इंटू 2r लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 2ql इंटू 2r अपान r की घात 4 माइनस यल की घात 4। और दोस्तों 2ql इक्वल टू होता है p, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इक्वल टू वैद्युत द्विध्रुव p इक्वल टू होता है 2ql। तो इसकी जगह पे हम लोग p लिख देंगे तो हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू p इंटू 2r अपान r की घात 4 माइनस यल की घात 4। देखिए दोस्तों हमारा आगे हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2πr अपान r की घात 4 माइनस यल की घात 4। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग यदि r इज लेस देन r हो तो यल इक्वल टू 0, यदि r का मान यल से बहुत छोटा हो तो हम लोग यल को 0 के बराबर मान लेंगे, यदि यल का मान r से छोटा हो तो हम लोग यल बराबर 0 मान लेंगे। तो हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2pr गुणे r इंटू r क्यूब, इसको 0 हो जाएगा तो एक r से एक r कट जाएगा तो बचेगा E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2p अपान r क्यूब। देखिए दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में हमारा फार्मूला निकल के आ गया E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2p अपान r क्यूब। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आ गया E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2p अपान r क्यूब। देखिए दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति वाला डेरिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है, यह हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में 5 नंबर में आता है। तो आप लोग इस डेरिवेशन को जरूर तैयार कर ले कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए दोस्तों आप लोग इस डेरिवेशन को एक बार फिर से देख लीजिए और वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला निकल के आया है E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2p अपान r क्यूब। दोस्तों यहाँ पर p वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और r बिंदुओं के बीच की दूरी है और 1/4πε0 का मान हम लोग जानते हैं 9 × 10⁻9 होता है। तो हम लोग जब सवाल लगाएंगे तो इसकी जगह पे 9 × 10⁻9 रख के सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों अब हम लोग अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। तो हमारा आज का अगला टॉपिक है वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो दोस्तों वैद्युत बल रेखाओं के गुण भी बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में बहुत बार ही पूछा गया है। तो हम लोग इसमें लिखेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण में नंबर 1 वैद्युत बल रेखा सदा धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। वैद्युत बल रेखाएं सदा धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। हमारा दूसरा है वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। दोस्तों हमारा तीसरा नंबर है दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। यदि प्रतिच्छेदित करेंगी तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं जिनके द्वारा वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित नहीं होंगी, जबकि यह असंभव है। देखिए दोस्तों या तो तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वैद्युत बल रेखाओं के गुण में यह तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को
क्यों कभी भी प्रच्छेदित नहीं करती हैं, तो हम लोग उसमें लिख देंगे दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रच्छेदित नहीं करती है, क्योंकि यदि वे प्रतिच्छेदित करेंगी तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर अनंत स्पर्श रेखा होंगी, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। दोस्तों आप लोग इतना ही लिख देंगे उसमें, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। अब हम लोग वैद्युत बल रेखाओं के गुण में चौथा देखेंगे। तो हमारा चौथा नंबर है, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद वक्र के रूप में उपस्थित नहीं होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद वक्र के रूप में उपस्थित नहीं होती हैं, क्योंकि यह एक ही आवेश से प्रारंभ होती है तथा उसी आवेश पर समाप्त नहीं होती है, क्योंकि यह एक ही आवेश से प्रारंभ तथा उसी आवेश पर समाप्त नहीं होती है, अपितु धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश से समाप्त हो जाती है। देखिए दोस्तों, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद वक्र इसलिए नहीं बनाती है क्योंकि वह धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों हमने वैद्युत बल रेखाओं के गुण में 4 टॉपिक को पढ़ लिया है, 4 नंबर को पढ़ लिया है। देखिए दोस्तों, यह तीसरा नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रच्छेदित क्यों नहीं करती हैं, तो हम लोग इसमें लिख देंगे दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रच्छेदित नहीं करती है, क्योंकि यदि वे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर अनंत स्पर्श रेखा होंगी, जो कि असंभव है। दोस्तों अब हम लोग अगले टॉपिक को देखेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स यह भी टॉपिक बोर्ड एग्जाम की परीक्षा से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वैद्युत फ्लक्स। तो दोस्तों इसमें हम लोग वैद्युत फ्लक्स के परिभाषा, उसके मात्रक और बीमा को देखेंगे तथा उसका डेरिवेशन भी करेंगे कि फार्मूले का निगमन कैसे होता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक देखिए हमने वैद्युत फ्लक्स का फिगर बनाया है। इसमें वैद्युत क्षेत्र की ये तीव्रता है और ये वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है और इनके बीच का कोण थीटा है। तो हम लोग लिख लेंगे इसमें वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ जिससे होकर गुजरने वाली प्रति सेकेंड वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ जिससे होकर गुजरने वाली प्रति सेकेंड वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से दर्शाते हैं। देखिए दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ जिससे होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं और वैद्युत फ्लक्स को हम फाई से दर्शाते हैं। और देखिए दोस्तों, फाई इक्वल टू होता है ई इंटू ए, वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है ई इंटू ए और वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। और वैद्युत फ्लक्स की बीमा होता है एम एल की पावर टी और टी की पावर -3 ए की पावर -1। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम और इसका बीमा होता है एम एल की पावर 3 टी की पावर -3 और ए की पावर -1। देखिए दोस्तों, हमने वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा जान लिया कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ जिससे होकर गुजरने वाली प्रति सेकेंड वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से दर्शाते हैं, वैद्युत फ्लक्स को फाई से दर्शाते हैं। और वैद्युत फ्लक्स फाई का फार्मूला होता है, वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है ई इंटू ए, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के गुणनफल को हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम और वैद्युत फ्लक्स का बीमा होता है एम एल की पावर 3 टी की पावर -3 और ए की पावर -1। दोस्तों हम लोग इसका निगमन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, होता है फाई इक्वल टू ई इंटू डी, तो हम लोग इसको अल्पतम लेंगे तो हो जाएगा डी फाई इक्वल, तो दोस्तों हो जाएगा डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए, डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए। हम लोग आगे लिखेंगे यदि वैद्युत रेखाएं क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए गुजरे तो, यदि वैद्युत रेखाएं क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए निकले तो हो जाएगा डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा।
यदि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए गुजरे तो डी फाई इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू डी ए कॉस थीटा। पूरे काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू हो जाएगा डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। अब दोस्तों हम लोग दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे तो लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो हो जाएगा समाकलन डी फाई इक्वल टू समाकलन ई डी ए कॉस थीटा, समाकलन डी फाई इक्वल टू समाकलन ई डी ए कॉस थीटा। देखिए दोस्तों तो हो जाएगा फाई इक्वल टू समाकलन ई डी ए और हमारा फाई इक्वल टू निकल के आ जाएगा ई इंटू ए, फाई इक्वल टू ई इंटू ए। दोस्तों हमें वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला निकल के आ गया फाई इक्वल टू ई इंटू ए, ई इंटू ए यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और दोस्तों वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। और इसका बीमा होता है एम एल की पावर 3 टी की पावर -3 और ए की पावर -1, एम एल की पावर 3 टी की पावर -3 ए की पावर -1। दोस्तों अब हम लोग आज के अगले टॉपिक को देखेंगे। तो आज का हमारा अगला और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है गॉस का प्रमेय अथवा गाउस का नियम, गॉस का प्रमेय अथवा गाउस का नियम। तो दोस्तों गॉस का प्रमेय हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है 5 नंबर में, और हम लोग इस गॉस के प्रमेय को देखेंगे और उसके सूत्र के निगमन को भी करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कार्ल फ्रीडरिच ने अपने प्रयोगों के द्वारा अध्ययन करके बताया कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन गुने के बराबर होता है। कार्ल फ्रीडरिच ने अपने प्रयोगों के द्वारा बताया कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन गुने के बराबर होता है, यानी कि फाई ई इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन 0, फाई ई इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन 0। तो दोस्तों अब हम लोग इसको प्रूव करेंगे कि फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0 होता है कैसे। देखिए दोस्तों इसको प्रूव करने को भी आता है तो हम आपको प्रूव करना भी बताएंगे कि फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0 कैसे होता है। तो हमने यहाँ पे एक फिगर बना रखा है गाउस के नियम में। तो देखिए दोस्तों इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी r मीटर है और यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और इसका क्षेत्रफल dA है और यहाँ पे केंद्र पे प्लस q आवेश उत्पन्न है और यहाँ घन कोण है डी ओमेगा, घन कोण को हमने डी ओमेगा से दर्शाया है। तो हम लोग लिखेंगे प्रूफ में, तो हम लोग प्रूफ करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस क्यू आवेश एक परिबद्ध पृष्ठ ए के केंद्र पर रखा गया है, प्लस क्यू आवेश एक परिबद्ध पृष्ठ ए के केंद्र ओ पर रखा गया है, जिससे r मीटर की दूरी पर r मीटर की दूरी की त्रिज्या पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए दोस्तों हम लोग इसमें लिखेंगे प्लस क्यू आवेश एक परिबद्ध है जिसके एक केंद्र पर O रखा है, जिससे r मीटर की दूरी पर त्रिज्या पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम लोग लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान r स्क्वायर, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान r स्क्वायर। तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान r स्क्वायर। तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। तो आगे हम लोग लिखेंगे बिंदु P से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, बिंदु P से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई इक्वल टू होता है ई डी ए कॉस थीटा, बिंदु P से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई इक्वल टू होता है ई डी ए कॉस थीटा। तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब दोस्तों आगे लिखेंगे समीकरण 2 में E का मान रखने पर, हम लोग समीकरण 2 में E का मान रख देंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 में E का मान रखने पर तो हो जाएगा डी फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ए कॉस थीटा इंटू क्यू अपान r स्क्वायर, डी फाई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ए कॉस थीटा इंटू क्यू अपान r स्क्वायर।
और देखिए दोस्तों, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर का मान होता है डी ओमेगा के। डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर का मान होता है डी ओमेगा के। देखिए दोस्तों, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर डी ओमेगा के बराबर होता है, यानी कि घन कोण। तो हम लोग लिखेंगे डी फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा इंटू क्यू, या इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, अब हम दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे तो हो जाएगा समाकलन डी फाई इक्वल टू समाकलन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा इंटू क्यू। इसके बाद हो जाएगा समाकलन डी फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू समाकलन डी ओमेगा। देखिए दोस्तों, जो अचर पद रहता है वह समाकलन से बाहर निकल आता है, और जो नहीं रहता वह समाकलन में ही बचा रहता है। तो हो जाएगा फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान 4 पाई। फाई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू 4 पाई। डी ओमेगा की जगह पर तो 4 पाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो बचेगा फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। तो दोस्तों, हमें हमारा प्रूफ हो गया कि फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0 हमें गॉस का प्रमेय का फार्मूला प्राप्त हो गया, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे फाई इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन 0। दोस्तों, हमें गॉस के प्रमेय का फार्मूला प्राप्त हो गया, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। दोस्तों, आप सब लोग गॉस के प्रमेय को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, और इसके फार्मूले को भी, क्योंकि यह हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है। दोस्तों, आज का हमारा अगला टॉपिक है धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा या दाएं हाथ का नियम। धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या दाएं हाथ का नियम। तो इसमें लिखेंगे हम फ्लेमिंग के नियमानुसार अपने दाएं हाथ के अंगूठे और अन्य दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हो। तो अंगूठा अंगुली बल की दिशा को, तर्जनी अंगुली धारा की दिशा को और मध्यमा अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। हम फ्लेमिंग के नियमानुसार अपने दाएं हाथ के अंगूठे और अन्य दो अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हो। तो अंगूठा अंगुली बल की दिशा को, तर्जनी अंगुली धारा की दिशा को और मध्यमा अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है किसी धारावाही चालक के अल्पतमांक लंबाई के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या बायो-सेवर्ट का नियम। किसी धारावाही चालक के अल्पतमांक लंबाई के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या बायो-सेवर्ट का नियम। तो दोस्तों, हम लोग इसमें एक फिगर यहाँ पे बनाएंगे, जिसमें देखिए हमने एक धारावाही चालक तार लिया है जिसमें बहने वाली धारा आई एम्पियर है। देखिए दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बायो-सेवर्ट का नियम। तो हमने इसमें एक धारावाही चालक तार लिया है जिसमें बहने वाली धारा आई एम्पियर है, और चालक खंड के बीच की दूरी डेल्टा एल है, और यहाँ पे एक बिंदु आवेश लिया है जिनके बीच की दूरी आर मीटर और इनके बीच बना कोण थीटा है। तो हम इसमें लिखेंगे हम एक चालक तार लेते हैं जिसकी लंबाई डेल्टा एल है तथा तार में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। चालक से पी बिंदु तक की दूरी आर मीटर है तथा उनके बीच बना कोण थीटा है। तो हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता B इक्वल टू B अनुक्रमानुपाती चालक में प्रवाहित धारा के, तो हो जाएगा B अनुक्रमानुपाती I, इसको समीकरण A मान लेंगे, और B अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। B अनुक्रमानुपाती I, इसको समीकरण A मान लेंगे। B अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, और B अनुक्रमानुपाती साइन थीटा, इसको समीकरण 3 मान लेंगे, और B व्युत्क्रमानुपाती 1/r², इसको समीकरण 4 मान लेंगे।
तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 व समीकरण 4 से। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 व समीकरण 4 से। तो हो जाएगा बी अनुक्रमानुपाती आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। बी अनुक्रमानुपाती आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। और दोस्तों हो जाएगा बी इक्वल टू, जब यह अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू 0 अपान 4 पाई। तो हो जाएगा बी इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। दोस्तों हमें बायसेवर्ट के नियम से विद्युत क्षेत्र की फार्मूला निकल आया बी इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। बी इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। देखिए दोस्तों म्यू 0 निर्वात की चुंबकशीलता है। म्यू 0 निर्वात की चुंबकशीलता है जिसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। जिसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। दोस्तों म्यू 0 का मान होता है 4 पाई गुणे 10 की घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। म्यू 0 का मान है 4 पाई गुणे 10 की घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। और म्यू 0 अपान 4 पाई का मान होता है 10 की घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। म्यू 0 अपान 4 पाई का मान 10 की घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। और म्यू 0 अपान 2 पाई का मान होता है 2 गुणे 10 की घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। म्यू 0 का मान 4 पाई गुणे 10 की घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। और म्यू 0 अपान 4 पाई का मान 10 की घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। और म्यू 0 अपान 2 पाई का मान 2 गुणे 10 की घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। दोस्तों देखिए आप सब लोग इस बायसेवर्ट के नियम को जरूर तैयार कर लीजिए क्योंकि यह हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है। तो बायसेवर्ट के नियम से हमें फार्मूला बी इक्वल टू आ गया म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। और म्यू 0 निर्वात की चुंबकशीलता है। म्यू 0 निर्वात की चुंबकशीलता है जिसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। दोस्तों देखिए दोस्तों आगे हमें निर्वात की चुंबकशीलता म्यू 0 तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 में संबंध भी पूछता है। निर्वात की चुंबकशीलता म्यू 0 तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 में संबंध होता है। तो इसका संबंध का फार्मूला होता है म्यू 0 इंटू एप्सिलॉन इक्वल टू 1 अपान सी स्क्वायर। म्यू 0 इंटू एप्सिलॉन 0 इक्वल टू होता है 1 अपान सी स्क्वायर जहाँ पर सी प्रकाश की चाल होता है और म्यू 0 निर्वात की विद्युतशीलता और एप्सिलॉन 0 निर्वात की चुंबकशीलता होता है। दोस्तों म्यू 0 निर्वात की चुंबकशीलता और एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता होता है और सी प्रकाश की चाल है। और यहाँ से हम लोग जब सी का मान निकालेंगे तो हो जाएगा सी इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट में म्यू 0 इंटू एप्सिलॉन 0। सी इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट में म्यू 0 इंटू एप्सिलॉन 0। देखिए दोस्तों निर्वात की चुंबकशीलता म्यू 0 तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 में संबंध होता है। म्यू 0 इंटू एप्सिलॉन 0 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान सी स्क्वायर। म्यू 0 इंटू एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 1 अपान सी स्क्वायर यानी कि सी इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट में म्यू 0 इंटू एप्सिलॉन 0। दोस्तों यह दोनों में संबंध बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि निर्वात की विद्युतशीलता और चुंबकशीलता में संबंध। तो यही हो जाएगा म्यू 0 इंटू एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 1 अपान सी स्क्वायर या फिर सी इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट में म्यू 0 इंटू एप्सिलॉन 0 मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो दोस्तों हम लोग लिखेंगे माना क्यू आवेश डेल्टा टी समय में डीएल दूरी तय करता है। माना क्यू आवेश डेल्टा टी समय में डेल्टा डीएल दूरी तय करता है। तो दोस्तों दूरी का सूत्र होता है दूरी इक्वल टू हो जाएगा चाल गुणे समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय यानी कि डेल्टा एल इक्वल टू हो जाएगा वी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा डीएल इक्वल टू हो जाएगा वी इंटू डेल्टा टी। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। डेल्टा डी इक्वल टू वी इंटू डेल्टा टी इसको समीकरण 1 मान लेंगे। तो आगे लिखेंगे माना आवेश धारा आवेश प्रवाह में प्रवाहित धारा। माना आवेश प्रवाह में प्रवाहित धारा आई इक्वल टू होता है क्यू अपान डेल्टा टी। माना आवेश प्रवाह में प्रवाहित धारा आई इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान डेल्टा टी। इसको हम लोग समीकरण
दो मान लेंगे। माना आवेश प्रवाह में प्रवाहित धारा I इक्वल टू क्यू अपान डेल्टा टी, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो हम आगे लिखेंगे बायोसेवर्ट के नियम से B इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। बायोसेवर्ट के नियम से B इक्वल टू होता है म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। देखिए दोस्तों, दूरी बराबर हो जाएगा 4 गुणे समय, यानी कि डेल्टा एल इक्वल टू वी इंटू डेल्टा टी, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और माना आवेश प्रवाह में प्रवाहित धारा I इक्वल टू क्यू अपान डेल्टा टी, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। और बायोसेवर्ट के नियम से होता है B इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब हम लोग समीकरण 1, समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रख देंगे, यानी कि डेल्टा एल और आई का मान समीकरण 3 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर तो B इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू क्यू अपान डेल्टा टी इंटू वी इंटू डेल्टा टी साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। B इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 अपान 4 पाई क्यू अपान डेल्टा टी गुणे V इंटू डेल्टा टी इंटू साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। तो हो जाएगा, देखिए दोस्तों, यहाँ से डेल्टा टी कट जाएगा, तो हो जाएगा बी इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू क्यू वी साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। तो दोस्तों हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आ गया म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू क्यू वी साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। दोस्तों हमें गतिमान आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आ गया। गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आ गया B इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई क्यू वी साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। B इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई क्यू वी साइन थीटा अपान आर स्क्वायर निकल के आ गया। दोस्तों हमारा अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है लॉरेंज बल। गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल या फिर लॉरेंज बल। तो हम लोग लॉरेंज बल की परिभाषा को पढ़ेंगे। लॉरेंज बल की परिभाषा को, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आरोपित बल को लॉरेंज बल कहा जाता है। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न आरोपित बल को लॉरेंज बल कहते हैं। और लॉरेंज बल को F से दर्शाते हैं। तो लॉरेंज बल F इक्वल टू हो जाएगा क्यू वी वी साइन थीटा। लॉरेंज बल F इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा। देखिए दोस्तों, यह बल है, Q आवेश, V चुंबकीय, V चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और V उसका वेग है।